तो आज हम लोग बात करेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि के मीन्स क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? जिसमें आपको क्लास लेबल्स और टारगेट वेरिएबल आपका क्या है वो चीज़ नहीं पता होती है। ठीक है, आपके पास बस फीचर्स होते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग उसी के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि के मीन्स क्लस्टरिंग काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे पाइथन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि पाइथन में कैसे वर्क करता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक प्लॉटिंग है। यहाँ पर एक्स और वाई पे दो डिफरेंट फीचर्स हैं हम लोग के सामने, और हम लोग को इसी में क्लस्टर्स बनाने हैं, गुच्छों का सेट बनाना है अलग अलग, ताकि जितने भी फीचर्स हैं अलग अलग उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। अब मान लीजिए आपको कोई डेटा सेट मिला है और आपको पता नहीं है कि टारगेट वेरिएबल उसमें क्या है, तो आप इस तरह की प्लॉटिंग करके एक स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इस तरह के क्लस्टर्स फॉर्म करें, इस तरह के गुच्छे बनाएं अलग अलग। जैसे आप अभी अपने सामने दो गुच्छे देख सकते हैं, दो ठो क्लस्टर देख सकते हैं। आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ब्लू में जा रहा है, कौन सा ऑरेंज में जा रहा है। तो हम जो भी है हम लोग के सामने सब साफ साफ है। तो अब बात आती है कि क्लस्टर्स बनाएं कैसे, इस तरह के गुच्छे कैसे बनाएं, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो इसी पे अब बात करते हैं। यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स थे वो डेटा पॉइंट्स को हम लोग प्लॉटिंग कर चुके हैं। यहाँ पर रैंडमली प्लॉट किया गया है इसको। अब हमको एल्गोरिदम की स्टार्टिंग में ही बताना होता है, एक के की वैल्यू लेनी होती है कि हम लोग कितने क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप दो गुच्छे देख सकते हैं, दो क्लस्टर्स देख सकते हैं। तो के की वैल्यू यहाँ पर 2 ली गई है, इसीलिए यहाँ पर दो क्लस्टर्स फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने क्लस्टर्स लेने हैं, के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ हम लोग आगे जानेंगे। अब आपने के इज़ इक्वल टू 2 लिया था, तो पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा दो क्लस्टर्स बनेंगे कैसे, कहाँ पर बनेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो अपने अपने क्लस्टर्स के अंदर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है दो पॉइंट्स। जैसे के इज इक्वल टू 2 लिया है, तो दो ठो रैंडम पॉइंट्स हम लोग लेंगे जिसको हम लोग सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑरेंज स्टार और ब्लू स्टार दिख रहा होगा आपको। तो एक रैंडम पॉइंट लिया गया है दो ठो। क्यों लिया गया है? क्योंकि के इज इक्वल टू 2 था, के की वैल्यू 2 थी। अगर के की वैल्यू 3 रहती तो हम लोग 3 पॉइंट लेते, और ये दो डेटा पॉइंट्स को हम लोग इस पूरे प्लॉटिंग में कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे इसमें तो दोनों नीचे हैं, पर ये प्लॉट कहीं पर भी हो सकते हैं। अब एक सिंपल मैथमेटिकल वे होता है कि दोनों का बंटवारा कैसे किया जाए। तो हम लोग बीच में एक लाइन खींचेंगे जिससे कि जितने भी ऑरेंज स्टार के हिस्से में उसके डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो अलग हो जाएंगे, ब्लू स्टार के हिस्से में जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो अलग हो जाएंगे, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। अब हमको हमारे दो क्लस्टर्स मिल चुके हैं, ब्लू वाले अलग हो चुके हैं, रेड वाले अलग हो चुके हैं। अब आपको जितने भी रेड क्लस्टर्स दिख रहे हैं उसका हम लोग को एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना होगा, क्योंकि कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना रेड स्टार को पॉइंट करें ताकि जितने भी रेड डेटा पॉइंट्स हैं वो सबसे नज़दीक हों उसके। तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि रेड स्टार को मैंने एक ऐसी जगह पे पॉइंट किया है जहाँ पर जितने भी पांचों डेटा पॉइंट्स इसके रेड वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इसके नज़दीक हैं। वही चीज़ मैंने ब्लू के साथ की गई है। ब्लू स्टार को मैंने ऐसी जगह पॉइंट किया है जहाँ पर जितने भी इसके ब्लू वाले डेटा पॉइंट्स थे वो सबसे ज़्यादा नज़दीक थे।
अब हम लोग को अपना वही पुराना तरीका फिर से अपनाना है। बीच में दीवार खींचनी है, दोनों का बंटवारा करना है। वही प्रोसेस फिर से, बीच में एक लाइन खींचेंगे हम लोग। जो भी ब्लू स्टार के सबसे नज़दीक डेटा पॉइंट्स होंगे वो उसके हिस्से में चले जाएंगे। जो भी रेड स्टार के सबसे ज़्यादा नज़दीक में डेटा पॉइंट्स होंगे वो इसके हिस्से में चले जाएंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारे सामने दो नए क्लस्टर्स आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो दो ठोक ये ब्लू वाले में थे वो अब रेड के हिस्से में आ चुके हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये प्रोसेस हम लोग को कब तक दोहराते रहना है, कब तक करते रहना है। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक जो दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, दो रैंडम पॉइंट्स लिए हैं, के की वैल्यू 2 है, तो दो पॉइंट्स जो हैं ब्लू स्टार और रेड स्टार, ये अपना जगह बदलना ना छोड़ दें। मतलब एक ही पॉइंट पे ये फिक्स्ड हो जाए। जब ऐसा स्टेट आ जाएगा जहाँ पर आपके जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो अपना रंग नहीं बदल रहे हैं, मतलब अपना अपना घर छोड़ के दूसरे घर में नहीं जा रहे हैं, वही आपका फाइनल स्टेप होगा। अब हमारे सामने ये क्लस्टर्स आ चुके हैं जो कि अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं। जितने भी डेटा पॉइंट्स थे वो अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, एक जगह फिक्स हो गए हैं। अब जितना भी आप प्रोसेस को वही दोहराते रहेंगे, ये अपनी जगह नहीं बदलेंगे। मतलब यही फाइनल है। तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे क्या ये इतना ही आसान होता है? तो हाँ, ये इतना ही आसान होता है। बस यही समझना होता है कि कौन सा रैंडम पॉइंट्स जो आपने जनरेट किए थे, जो कि आपके डेटा सेट्स में थे, वो कौन से हिस्से में चला जाता है। जैसे रेड वाला रेड में चला गया, ब्लू वाला ब्लू में चला गया। एंड रिजल्ट यही जानना होता है हम लोग को। ये इतना ही आसान होता है। अब पाइथन में इसको कैसे करते हैं वो चीज़ हम लोग आगे जानेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि के की वैल्यू, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितनी लेनी होती है, ये हम लोग कैसे कैसे जानेंगे कि के की वैल्यू कितनी लेनी है। क्योंकि आपको कोई भी कोड लिखेंगे तो आपको पहले ही बताना होगा कि के की वैल्यू आप कितना लेना चाहते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि कितनी वैल्यू लें? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब आपने के की वैल्यू 2 ली थी, पर अगर आप मान लीजिए किसी को बुला के पूछते हैं कि इसमें बताओ कितने क्लस्टर्स निकल सकते हैं, तो वो क्या बोलेगा? वो अपने हिसाब से बोलेगा कि इसमें 3 निकल सकता है। तो ये, और किसी और को आप बुला के पूछेंगे तो वो हो सकता है ये बोले कि इसमें तो 5 क्लस्टर्स निकाल सकते हैं हम। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि के की वैल्यू कितनी लेनी है? अब आप देख सकते हैं हम लोग ने के की वैल्यू 2 ली थी, तो 2 क्लस्टर्स निकल के आए थे लास्ट में। ठीक है। हम लोग अगर के की वैल्यू 3 लेते तो हमारे सामने इस तरह का कुछ रिजल्ट सामने आता, 3 क्लस्टर्स सामने आते। अगर हम लोग ने के की वैल्यू 5 ली होती तो 5 क्लस्टर्स निकल के आते। तो के की वैल्यू निकाली कैसे जा रही है, कैसे जानना है कि क्या लेना है? तो वहाँ पर हम लोग की मदद करता है एल्बो मेथड। तो इसमें मदद करता है हमारी एसएसई, जिसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। ये हम लोग की मदद करता है के की वैल्यू फाइंड करने में, कितनी कितनी वैल्यू लेनी है के की। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ईच ऑफ द क्लस्टर, जितने भी क्लस्टर हमारे सामने हैं, जैसे हमारे सामने दो क्लस्टर है, तो एग्जांपल लेते हैं ब्लू वाले क्लस्टर का। जो बीच में जो उसका सेंट्रॉइड है, मतलब कि ब्लू स्टार, उसके नज़दीक जितने भी उसके डेटा पॉइंट्स हैं उससे उसका डिस्टेंस देखा जाता है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है। जितना भी डिस्टेंस निकल के आता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका सम करते हैं। बेसिकली स्क्वायर इसलिए किया जाता है ताकि निगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस को
हटाने के लिए हम लोग उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। तो आगे वही चीज़ हम लोग रेड क्लस्टर के साथ भी करेंगे, उसकी भी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू आएगी। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि दोनों का जितना भी सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यू निकला है उसका सम करेंगे। तो एक वैल्यू आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो वैल्यू आई है दोनों की, वो 8 आई है। अब जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आया था, जो कि 8 आया था, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आप अपने सामने देख सकते हैं हमने प्लॉट किया है। तो जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। अब जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आया था, जो कि 8 आया था, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। हमने अपनी के की वैल्यू 2 ली थी, तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जो आया वो 8 आया। ये चीज़ हमको इससे पता चली। अब हमने अपनी के की वैल्यू 2 ली थी, तो हमारा जो एरर आया वो 8 आया। अब हम लोग यही प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे, के की वैल्यू अलग अलग लेंगे। जैसे कभी ले लिए 3 ले लिए, कभी 4 ले लिए, कभी 5 ले लिए। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एरर जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होती चली जाएगी, बहुत कम होगी। आप जैसे कि अपने सामने देख सकते हैं कि अलग अलग के की वैल्यू लेने से जितनी जो भी एरर वैल्यू होती है वो नीचे चलती चली जाती है। जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, जो आपकी एरर रेट होगा वो नीचे चला जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग प्लॉटिंग किस लिए कर रहे थे। प्लॉटिंग हम लोग इसलिए कर रहे थे ताकि हम लोग अपने के की वैल्यू, जो सबसे बढ़िया के की वैल्यू हो वो निकाल सकें। सबसे बेस्ट कौन सी के की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग की मदद करता है एल्बो मेथड। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था। तो एल्बो मेथड, आपको अपने सामने जो ग्राफ है उसमें एक एल्बो टाइप का शेप दिख रहा होगा। तो आपको जो भी एल्बो का सबसे नीचे वाला भाग होता है वो आपको प्लॉट में देखना है कि सबसे जो कोने वाला पॉइंट है वो कहाँ पर दिख रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अपने हमारे सामने 7 दिख रहा है। तो सबसे बेस्ट जो के की वैल्यू है वो 7 है। ना ही आपको सबसे ऊपर वाला लेना है, ना ही आपको सबसे नीचे वाला लेना है। आपको एक मिड सेलेक्ट करना है, वही आपका सबसे बेस्ट होता है। तो आज हम लोग ने ये जाना कि के मीन्स क्लस्टरिंग किस तरह से काम करती है, और हम लोग ने ये भी जाना कि के की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। जो सबसे बेस्ट होता है के की वैल्यू, वो कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन में ये कैसे वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, छोटा सा डेटा सेट, उसके द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से काम करता है। तो चलिए पाइथन में आते हैं।